जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 10 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बोर्ड एग्जाम के लिए VBS सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, ये आपका सेट 2 है। इससे पहले मैंने आपके लिए VBS सब्जेक्टिव प्रश्नों वाला सेट 1 के वीडियो को भी अपलोड कर दिया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी 2 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग इन सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को भी शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका VBS सब्जेक्टिव प्रश्नों का यह जो दूसरा सेट है, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो सबसे पहले दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 9 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 7 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। और 7वां प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सही जवाब देने पर आप लोगों को 7 में से 7 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, आप लोगों को ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसके उत्तर आप लोग एक शब्द में, एक वाक्य में, आप फिर अधिकतम 50 शब्दों में दे सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला यानी कि 26वां लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेडरिक रेटजेल होगा। ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है, ये जर्मनी का एक भूगोलवेत्ता था। इसका अगला प्रश्न है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जावा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे घटकों से की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हम लोगों को लिखना है कि मानव विकास सूचकांक की गणना 4 प्रमुख घटकों से की जाती है। कौन कौन सी? तो इसमें पहला है समता, दूसरा में सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो दोस्तों, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि मानव की जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। जैसे भोजन है, कपड़ा है, आवास है, स्वास्थ्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए, तो इसे सूखा कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्षा जल संग्रहण की कोई एक विधि बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे टांका विधि। और इसके बारे में लिखना है कि इसका प्रयोग राजस्थान के अर्ध शुष्क अथवा शुष्क भागों से शुष्क भागों में किया जाता है। और इसमें ढकी हुई भूमिगत टंकी होती है जिसमें जल का संग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने देखा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि यूरेनियम तथा थोरियम आदि परमाणु खनिजों के अणुओं के नियंत्रित दशाओं में विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके उत्तर को भी देखा। इसका नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पाइपलाइन परिवहन का एक लाभ बताइए। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पाइपलाइनों द्वारा जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि तरल एवं प्रवाही पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन अत्यधिक सुविधापूर्वक एवं सक्षम ढंग से किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पाइपलाइन परिवहन का एक लाभ यहाँ पर देखा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतनों के नाम बताइए। भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से पतन हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतनों के नाम हैं कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई तथा तूतीकोरिन। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया खंड बी यानी कि सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए। और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। 6वां प्रश्न आपका 3-3 नंबर होगा, यानी कि सभी 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरा का पूरा 18 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा गया पहला लघु उत्तरीय प्रश्न, वह है कि कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये
जो हम लोग देख रहे हैं कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, तो इसको जो हम लोग 3 पॉइंट में यहाँ पर स्पष्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कुटीर तथा लघु उद्योगों में अंतर। और इस तरह से बॉक्स कर बना करके यहाँ पर पहले कुटीर उद्योग लिखेंगे, इधर लघु उद्योग लिखेंगे। और इसमें आपका पहला पॉइंट है कि कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। और इधर पहला पॉइंट लिखना है कि लघु उद्योगों में सामान्यतः श्रमिक कार्य करते हैं, यानी कि इसमें परिवार के लोग काम करते हैं, इसमें श्रमिक यानी कि लेबर काम करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट लिखना है कि कुटीर उद्योगों में मानव के हाथों का प्रयोग होता है। और इधर लिखना है कि लघु उद्योगों में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है, इसमें हाथ का प्रयोग होता है, इसमें मशीन का प्रयोग होता है। इसका तीसरा पॉइंट है कि कुटीर उद्योगों में स्थानीय मांग की पूर्ति की दृष्टि से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन होता है। और इधर तीसरा पॉइंट है कि लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र की मांग को पूरा करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों में जो अंतर है उसको 3 पॉइंट पर लिखा, क्योंकि ये जो आपका 3-3 नंबर वाला प्रश्न है, 3 पॉइंट देने पर आपको 3 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पनामा मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। जो पनामा मार्ग है तो इस पर टिप्पणी लिखना है डिटेल से। तो इसे हम लोग उत्तर स्वरूप लिखेंगे कि पनामा नहर वर्ष 1904 से 1914 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाई गई और इस पर 7.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और इसे पनामा के स्थल डमरू मध्य को काट कर बनाया गया है। और यह प्रशांत तट पर पनामा को अटलांटिक महासागर के तट पर कोलोन बंदरगाह से जोड़ती है। और इस नहर के दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दिया गया। और यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 12 किलोमीटर की लंबाई की नहर गहरे कटान से युक्त है। और यह नहर लगभग 90 मीटर चौड़ी है और इसको पार करने में 24 घंटे लगते हैं। और प्रतिदिन लगभग 50 जहाज इस नहर से होकर के निकलते हैं। प्रत्येक दिन कितने जहाज निकलते हैं, तो 50 जहाज निकलते हैं। और वर्तमान में इस नहर पर पनामा का अधिकार है। तो इस तरह से हम लोगों ने पनामा मार्ग पर इस तरह से टिप्पणी को लिखा या फिर देखा। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं व्यापार संतुलन, तो इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि प्रत्येक देश कम या अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात निर्यात करता है और वस्तुओं के आयात निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। तो ये आपका व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है, तो वस्तुओं के आयात निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है, आगे इसमें दिया गया कि यदि किसी देश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक है तो वह अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। जबकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से कम है तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन या फिर ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा जिसमें पूछा गया था कि व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि आखेट एवं संग्रहण की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। ये जो हम लोग देख रहे हैं आखेट एवं संग्रहण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसे हम लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भोजन संग्रहण व आखेट व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली विशेषता है भोजन संग्रह व आखेट नामक आर्थिक क्रियाकलाप को आदिकालीन मानव द्वारा कठोर जलवायु दशाएं रखने वाले क्षेत्रों में किया जाता है। और दूसरा पॉइंट में लिखना है कि यह कार्य विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों व विभिन्न रूपों में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट दिया गया कि यह व्यवसाय भोजन वस्त्र शरण जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि इस व्यवसाय में बहुत कम पूंजी निम्न स्तरीय तकनीक तथा अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। और अंतिम पॉइंट लिखना है कि प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आखेट एवं संग्रहण की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसे हम लोगों ने 5 बिंदुओं में 5 पॉइंटों में एक एक करके देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं की व्याख्या करें। ग्रामीण बस्तियों की कौन कौन सी समस्याएं होती है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों की निम्नलिखित समस्याएं सर्वप्रमुख हैं। हम लोग जो है गाँव में रहते हैं तो गाँव में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसमें पहला जो है वह है कि इन बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलती। और विशेष रूप से पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों के निवासियों को पेयजल के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है क्योंकि वहां पर पानी की सुविधा नहीं होती है।
और आगे लिखना है कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के अभाव में इन बस्तियों में जल जनित बीमारियों का प्रकोप रहता है, यानी कि जल के द्वारा जो जो बीमारी फैलता है उसका यहाँ पर जो है बहुतायत में पाया जाता है ये सब बीमारियां। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि शौच घर तथा कूड़ा कचरा निस्तारण सुविधाओं की कमी होने के कारण इन बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रभावी रहती है। और तीसरा पॉइंट है कि पक्की सड़कों का अभाव तथा आधुनिक संचार के साधनों की कमी इन ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्या है। और वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण बस्तियों का संपर्क समीपवर्ती क्षेत्र से कट जाता है और ऐसी स्थिति में आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता एक गंभीर समस्या हो जाती है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। और इसके बाद जो चौथी समस्या है वह है कि ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश मकान घटिया स्तर के तथा स्थानीय निर्माण सामग्री से निर्मित किए जाते हैं और भारी वर्षा व बाढ़ के समय ऐसे मकानों को भारी क्षति उठानी पड़ती है तथा ऐसी स्थिति में इन मकानों को हर वर्ष उचित रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जिसमें पूछा गया था कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं की व्याख्या करें। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं तीन उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें। भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं तीन उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो उसे हम लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भारत में घटते जल संसाधनों के लिए उत्तरदायी कारकों में से ये कारक महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला कारक है तेजी से बढ़ती जनसंख्या और दूसरा कारक है प्रति व्यक्ति जल उपभोग में वृद्धि और तीसरा कारक है कृषि में सिंचाई कार्यों में भूमिगत जल का तेजी से बढ़ता उपयोग और चौथा में बढ़ता जल प्रदूषण और पांचवा में जल संरक्षण एवं प्रबंध के प्रति जन चेतना का अभाव। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 बिंदु में जो है इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में दोनों में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर। और इसमें जो है इसी तरह से बॉक्स बना करके हम लोगों को उत्तर लिखना है, जिसमें बाएं तरफ लिखना है धात्विक खनिज, दाएं तरफ लिखना है अधात्विक खनिज। और पॉइंट वाइज पहले पॉइंट में लिखना है कि धात्विक खनिज ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनको गलाने से विभिन्न धातुओं की प्राप्ति होती है। और वहीं पर इधर पहला जो अंतर देखते हैं कि अधात्विक खनिजों को गलाने से किसी धातु की प्राप्ति नहीं होती है। इसका दूसरा पॉइंट है कि लोहा, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज धात्विक खनिज हैं और कोयला, नमक, संगमरमर, पोटास अधात्विक खनिज हैं। इसका अगला पॉइंट देना है कि ये खनिज प्रायः अग्नि चट्टानों में पाए जाते हैं और इन्हें दोबारा पिघलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट इधर लिखेंगे अंतर में कि ये खनिज प्रायः तलछट्टी एवं रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं और इन्हें दोबारा पिघलाकर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने धात्विक तथा अधात्विक खनिज में जो अंतर है उसको 3 पॉइंट में लिखेंगे, क्योंकि आपका 3 नंबर का है, प्रत्येक पॉइंट के लिए 1-1 नंबर मिलेगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि नियोजन से क्या आशय है, नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका उत्तर लिखना है कि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार नियोजन एक अभिप्राय, उत्पादन एवं विनिमय की निजी क्रियाओं पर सामाजिक नियंत्रण या दबाव है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भारतीय नियोजन आयोग ने नियोजन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नियोजन अनिवार्य रूप से सुपरिभाषित सामाजिक उद्देश्य के अनुसार संसाधनों को अधिकतम लाभार्थ संगठित एवं उपयोग करने की एक पद्धति है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया जिसमें पूछा गया था कि नियोजन से क्या आशय है। तो इस तरह से हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय सभी प्रश्नों के उत्तर को देखा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका आता है खंड सी, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का होगा, यानी कि सभी चारों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर 20 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की रूस की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रूस के लिए। तो इसका रूस की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है।
जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि 9,332 किलोमीटर लंबाई साइबेरियाई पारिये रेलमार्ग डबल ट्रैक दोहरी लाइन से बना है, अर्थात आने व जाने वाली गाड़ियों के लिए पृथक व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट है कि यह रूस के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग व पूर्व में बसे व्लादिवोस्टोक को आपस में जोड़ती है। और हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें तीसरा पॉइंट है कि यह रेलगाड़ी खनिज, लकड़ी की लुगदी, खेती तथा पशुधन से प्राप्त उत्पादों को साइबेरिया में यूरोप से लगे रूस तक पहुंचाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की रूस की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। ये बहुत छोटा हो गया, आप लोग इसमें जो है हो सके तो थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा अपने से। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं तो कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, उसके लिए कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए, उसे हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आपका है बाजार तथा अभिगम्यता यानी कि पहुंच। और इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि विनिर्माण उद्योगों की स्थापना और उन्नति में बाजार की निकटता विशेष लाभदायक रहती, यानी कि इसमें जो तैयार माल को बेचने के लिए बाजार जो है होना चाहिए। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिन क्षेत्रों में किसी उद्योग विशेष की वस्तुओं की खपत अधिक होती है वहीं अनेक उपभोक्ता उद्योग चालू किए जाते हैं और ऐसा करने में तैयार माल को बाजार तक भेजने में सुविधा रहती है तथा व्यय कम होता है। यदि तैयार माल कच्चे माल की अपेक्षा भारी या आयतन में अधिक होता है, जैसे फर्नीचर, पैकिंग बॉक्स, कांच एवं मिट्टी के बर्तन, चीनी के बर्तन आदि, तो उद्योग प्रायः खपत क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। यानी कि जहां पर बाजार होता है, जिधर उसको बेचा जा सकता है, वहीं पर जो है उद्योग को स्थापित किया जाता है। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा पॉइंट है कच्चे माल की प्राप्ति तथा अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तथा अभिगम्यता। और इसमें लिखना है कि उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यदि यह कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तो परिवहन में काफ़ी खर्च होता है। यदि कच्चा माल भारी है तो परिवहन मूल्य अधिक लगता है तथा लागत खर्च बढ़ जाता है। अतः जिन क्षेत्रों में भारी कच्चे माल की प्राप्ति तक की अभिगम्यता होती है उनमें विनिर्माणी उद्योग लगाए जा सकते हैं, जैसे कि चीनी के कारखाने, सीमेंट की फैक्ट्रियां, लुगदी का बनना, कागज उद्योग आदि कच्चे माल की सुलभता मिलने पर निर्भर रहते हैं। आगे जो लिखना है कि जो पदार्थ शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं उनके निर्माण उद्योग भी उन पदार्थों की उपलब्धता के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, जैसे दूध पदार्थों, पनीर, मक्खन आदि का निर्माण तथा फलों से डिब्बाबंद सामग्री का निर्माण आदि। तो इस तरह से इसका हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा। इसका तीसरा पॉइंट है श्रम आपूर्ति तथा अभिगम्यता। और दोस्तों इस पॉइंट में लिखना है कि उद्योगों के स्थानीयकरण में मानवीय श्रम की सस्ती व सुलभ उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। उद्योगों में बढ़ते अंतरीकरण तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में लचीलेपन ने उद्योगों में मानवीय श्रम की निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन वर्तमान में अनेक उद्योग ऐसे हैं जिनमें कुशल श्रमिकों की आपूर्ति उनके स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से इस पॉइंट को भी हम लोगों ने देखा। और इसके बाद अंतिम पॉइंट आपका है इसमें पूंजी की सुलभता, यानी कि किसी भी उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए पूंजी का होना बहुत जरूरी है। और इसमें लिखना है कि बड़े उद्योगों की स्थापना में पूंजी का विशेष महत्व होता है और विकासशील एवं विकसित देशों में पूंजी की कमी ही वहां उद्योग लगाने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। अतः जहां पूंजी की सुविधा उपलब्ध होती है तथा वहां किसी उद्योग के लिए कुछ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हो तो वहां वह उद्योग स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया जो काफी VVI था, जिसमें पूछा गया था कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, यानी कि उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये आपका होना जरूरी है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करें। भारत के लगभग 70 से 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो समस्या है वह है अनियमित मानसून पर निर्भरता। और इसमें लिखना है कि भारत में कुल कृषिगत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग फसलों के उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी
हवाओं से होने वाली वर्षा अनियमित होने के साथ साथ अनिश्चित होती है, जहां अनियमित मानसून से एक और राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाली न्यून वर्षा अत्यधिक अविश्वसनीय है। वहीं दूसरी ओर भारत के अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से प्राप्त होने वाली वर्षा में काफी उतार चढ़ाव देखा जाता है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्र कभी बाढ़ग्रस्त तो कभी सूखाग्रस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से पहला पॉइंट आपका था अनियमित मानसून पर निर्भरता। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो दूसरा जो समस्या है निम्न उत्पादकता, यानी कि जो फसल हम लोग बोते हैं तो उसमें उत्पादन बहुत कम होता है। और इसके बारे में लिखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा जापान जैसे विकसित राष्ट्रों की तुलना में भारत में उत्पादित की जाने वाली अधिकांश कृषि फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट लिखना है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। और इसमें हम लोगों को लिखना है कि भारत के सीमांत तथा छोटे कृषक पूंजी की कमी के कारण कृषि कार्यों में पर्याप्त निवेश कर पाने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण विविध वित्तीय समस्याओं तथा महाजनों से ऋण तो ले लेते हैं, लेकिन कम आय होने के कारण वे ऋणग्रस्त रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि सुधारों में कमी। और इसमें हम लोगों को लिखना है कि यद्यपि आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा भूमि सुधारों को प्राथमिकता प्रदान की गई, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण सरकार द्वारा भूमि सुधार पूर्णतः लागू नहीं हो पाए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। और इसका अंतिम पॉइंट इस प्रश्न का है कि छोटे खेत तथा विखंडित जोतें। और इसमें हम लोगों को लिखना है कि भारत के 60% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है तथा लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। और तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि जोतों का विभाजन होता जाता है तथा कृषि जोतों का आकार भी घटता जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को 5 पॉइंट में लिखा, जिसमें पूछा गया था कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करें। तो भारतीय कृषि की ये कुल मिलाकर के 5 समस्याएं थी, जिसमें पहला पॉइंट था अनियमित मानसून पर निर्भरता, दूसरा में निम्न उत्पादकता, और तीसरा में वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता, और चौथा में भूमि सुधारों में कमी, और पांचवा में छोटे खेत तथा विखंडित जोतें। इसका दोस्तों आपका जो 46वां प्रश्न है यहाँ पर वो है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो ये जो प्रश्न है आपका कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है वर्षा जल संग्रहण का आशय, इसका मतलब क्या है, क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण वह तकनीक है जिसके द्वारा धरातल अथवा भूमिगत जल भृत में वर्षा जल एकत्रित एवं संग्रहित किया जाता है। अर्थात वर्षा जल संग्रहण का तात्पर्य भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाना है और वर्षा का जल जहां गिरता है वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसका दोस्तों आगे हम लोगों को लिखना है कि भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत में वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता। और आगे लिखना है कि भारत में वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। क्यों है। पहला है कि वर्षा जल संग्रहण धरातलीय व भूमिगत जल की उपलब्धता में वृद्धि कर भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है, साथ ही इससे भूमिगत जल ऊर्जा में बचत होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो दूसरा पॉइंट है फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तीसरा में है कि मृदा अपरदन तथा बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहयोग मिलता है। चौथा है वर्षा जल संग्रहण विधि को जल भृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो इससे तटीय क्षेत्रों में सागर के लवणीयता जल को प्रवेश रुक जाता है। और पांचवा पॉइंट है कि वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर मानवीय समुदाय की निर्भरता को कम करता है। और छठा पॉइंट है कि भारत के अधिकांश नगरों में जल की आपूर्ति की तुलना में काफी बढ़ चुकी है और वर्षा जल संग्रहण से नगरों में जल की बढ़ती मांग को काफी सीमा तक पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। भारत में आर्थिक विकास में सड़कों की क्या भूमिका है, तो उसकी विशेषताओं का यहाँ पर उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है और इसकी कुल लंबाई 63.6 लाख किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा है।
और यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 87% यात्री तथा 60% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। बहुत भारी मात्रा में लोग एक जगह दूसरे जगह सड़क के माध्यम से जाते हैं और साथ ही साथ सामानों का भी आयात निर्यात किया जाता है। आगे इसमें दिया गया कि छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है और भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका निम्नलिखित है, निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लेखनीय है। और इसे हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला दिया गया कि सड़कों के विकास ने गहन व विस्तृत कृषि को संभव बनाया है, साथ ही कृषि उपजों की गंतव्य स्थलों तक सुलभ पहुंच ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सड़कें श्रमिकों के आवागमन में सहायक बनकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कराती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला जो प्रश्न है मानचित्र पर आधारित है, जिसमें पूछा गया कि प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए। ये जो संसार का मानचित्र है तो इसमें आप लोगों को दिखाना है बंगाल की खाड़ी, चिली, अरब सागर, जापान और राजस्थान। तो इसमें कहाँ पर है, कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को बंगाल की खाड़ी दिखाना है। तो दोस्तों आप लोग देखिए बंगाल का खाड़ी कहाँ पर है, ये आपका जो दिया गया है बंगाल का खाड़ी देखिए यहाँ पर है। और इसी तरह से जो है लिखना भी है, इस तरह से तीर खींच करके बंगाल की खाड़ी हो गया। इसका चिल्ली आप लोग देखिए यहाँ पर कहाँ है, ये जगह देखिए इस जगह पर है। इसका बाद अरब सागर है, तो अरब सागर देखिए यहाँ पर है, इस जगह यहाँ पर ये अरब सागर है। और वहीं पर आपका जापान है, तो जापान कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर है, इस जगह पर। और इसके बाद राजस्थान हम लोग देखें तो भारत में है, तो ये राजस्थान आपका देखिए यहाँ पर है ना, इस जगह। तो इस तरह से हम लोगों को जो है विश्व के मानचित्र में इन सारे चीज़ों को दिखाना है। और दोस्तों ये जो आपका मानचित्र वाला काम है बहुत ही आसान होता है और बहुत कम समय लगता है। तो अगर आप लोग चाहें तो बहुत कम मेहनत से जो है 5 में से 5 नंबर आप लोग मानचित्र वाले प्रश्न से ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम भी आप लोगों को मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न है उसके लिए अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, जिससे आप लोगों को सुविधा होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों का 10 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों का दूसरा सेट था, तो उसमें दिए गए सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल में पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों वाला, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।